क्यों आपका परछाई आपके रिश्तों को नियंत्रित करता है। ये सब बहुत चुपचाप शुरू होता है। एक छोटी सी टिप्पणी, कोई भूला हुआ काम, किसी का देखने का एक तरीका जो गलत महसूस होता है। अचानक आपके भीतर एक तूफान उठ खड़ा होता है, क्रोध की लहर, दुख का गहरा कुआं, ये एहसास कि आपको गहराई से गलत समझा गया है। आप अपने साथी की ओर देखते हैं और उनकी आंखों में आपको प्रेम नहीं बल्कि अपने दर्द का कारण दिखाई देता है। इसके बाद होने वाला झगड़ा अपरिहार्य लगता है। एक परिचित पटकथा जिसे आप दोनों कई बार निभा चुके हैं। हम कमरे से थके हुए निकलते हैं, यह विश्वास करते हुए कि समस्या उन्हीं में है। उनकी असंवेदनशीलता, उनका आलस्य, उनकी परवाह न करना। लेकिन वह एहसास बना रहता है, एक धीमा संदेह कि शायद समस्या इतनी सरल नहीं है। जैसे कमरे में एक तीसरा व्यक्ति मौजूद हो जिसे आप देख नहीं सकते, जो आपके कान में फुसफुसा रहा हो और आग को भड़का रहा हो। वह व्यक्ति आप स्वयं हैं और वही आपका परछाई है। यह समझने के लिए कि यह अदृश्य साथी हमारे रिश्तों को कैसे नियंत्रित करता है, हमें पहले यह समझना होगा कि परछाई क्या है। यह अंधकार का कोई राक्षस नहीं है, भले ही यह वैसा महसूस हो सकता है। यह बस हमारे उन सभी हिस्सों का योग है जिन्हें हमने स्वयं से अलग कर दिया है। वे गुण, इच्छाएं और भावनाएं जिन्हें हमें सिखाया गया कि वे स्वीकार्य नहीं हैं। शायद बचपन में आपके क्रोध को दंड मिला, इसलिए आपने उसे दबाना सीख लिया। या शायद आपकी स्वाभाविक जिज्ञासा को दखलंदाजी कहा गया, इसलिए आपने जानने की अपनी इच्छा को दफना दिया। हम अपनी अव्यवस्था, स्वार्थ, संवेदनशीलता, क्रोध और बचकानेपन को अस्वीकार कर देते हैं। हम अपने लिए एक सावधानी से गढ़ी हुई छवि बनाते हैं, एक सार्वजनिक चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं। परछाई वह सब कुछ है जो उस चेहरे के बाहर रह जाता है। मुख्य तरीका जिससे परछाई हमारे रिश्तों को नियंत्रित करता है वह है प्रोजेक्शन। हम मानसिक प्राणी हैं और हम लगातार अनजाने में अपने खोए हुए हिस्सों को दूसरों में खोजते रहते हैं। हम उन साथियों की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें वे गुण अत्यधिक रूप में मौजूद होते हैं जिन्हें हमने अपने भीतर दबा दिया है। जो व्यक्ति अपनी अक्षमता से डरता है वह ऐसे साथी की ओर खिंचता है जो सहज रूप से सक्षम दिखाई देता है, लेकिन फिर उसी साथी की हर गलती में कमी निकालने लगता है। तुम कितने बिखरे हुए हो, पहला साथी चिल्ला सकता है, जबकि असल में वह अपने भीतर बंद अराजकता से भयभीत होता है। वह अपने साथी का वर्णन नहीं कर रहा, वह अपने उस हिस्से का वर्णन कर रहा है जिससे वह स्वयं नफरत करता है। यह प्रोजेक्शन हमें नियंत्रित महसूस कराता है। हमें लगता है कि हमारे साथी का मूड, उनकी जरूरतें, उनकी कमियां, ये सब हमारी भावनात्मक स्थिति का सीधा कारण हैं। लेकिन यह एक भ्रम है। हमारे सामने एक दर्पण रखा जाता है और हम प्रतिबिंब को ही वास्तविकता समझ लेते हैं। हम इसलिए क्रोधित नहीं होते कि वे देर से आए, असली कारण हमारे भीतर का वह त्यागा हुआ हिस्सा हो सकता है जो छोड़े जाने के भय से कांपता है। रिश्ता एक मंच बन जाता है जहां हम इन छिपे हुए नाटकों को बार बार निभाते रहते हैं, लगातार उस व्यक्ति को बदलने, सुधारने या उससे बचने की कोशिश करते हुए जो वास्तव में हमारा दर्पण है। परछाई की भाषा। छोटी बातें इतनी बड़ी क्यों लगती हैं? यदि परछाई कारण है तो उसकी आवाज छोटी घटनाओं के माध्यम से इतनी तेज क्यों सुनाई देती है? एक गीला तौलिया फर्श पर छोड़ देना इतना बड़ा विस्फोटक क्रोध क्यों पैदा कर देता है? भावनात्मक प्रतिक्रिया की तीव्रता ही इसका संकेत है। वो कभी भी घटना के अनुपात में नहीं होती, क्योंकि घटना असली ट्रिगर नहीं है। ट्रिगर वह गहरी ध्वनि है जो मनोमस्तिष्क के भीतर कहीं बजती है, वो ध्वनि जो हमारे अस्वीकार किए गए हिस्सों से जुड़ी होती है। गीला तौलिया वास्तव में तौलिए के बारे में नहीं है, वो एक प्रतीक है। वो अव्यवस्था, परवाह की कमी या नियमों का पालन न करने का प्रतीक हो सकता है। जो व्यक्ति विस्फोट करता है वो तौलिए पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, वो अपने भीतर के उस हिस्से पर प्रतिक्रिया कर रहा है जिसे वो अराजक, लापरवाह या विद्रोही मानता है। यहीं से काम कठिन हो जाता है। यह स्वीकार करना कि एक गीले तौलिए पर आपका क्रोध वास्तव में बुरा इंसान होने के आपके छिपे भय से जुड़ा है, बेतुका महसूस हो सकता है। यह मानना कहीं अधिक आसान है कि आपका साथी गंदा और असम्मानजनक है। परछाई अपनी चालाकी में हमें फंसाए रखता है,
क्योंकि वो हमें ये विश्वास दिलाता है कि समस्या हमेशा बाहर है। इसीलिए हम अक्सर अपने साथियों की ताकतों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे हमारे उन गुणों का अतिरंजित रूप होती हैं जिन्हें हमने स्वयं में अस्वीकार किया है। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से बंद है, वो ऐसे साथी की ओर खिंचता है जो अत्यधिक भावनात्मक हो, जो खुलकर महसूस करता हो। शुरुआत में ये सुंदर संतुलन जैसा लगता है। वे हम दोनों के लिए महसूस कर सकते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन जल्द ही वही साथी भारी लगने लगता है। भावनाओं का तूफान। बंद व्यक्ति को घुटन महसूस होती है, जैसे उसका मूल्यांकन किया जा रहा हो। अब वो अपने ही दबाए गए भावनात्मक स्वभाव से लड़ रहा होता है, जिसे उसने अपने साथी पर प्रोजेक्ट कर दिया है। रिश्ता उस हिस्से के बीच युद्ध बन जाता है जिसे महसूस करना है, और उस हिस्से के बीच जो महसूस करने से डरता है। रिश्तों का रासायनिक आदेश, पूर्णता की यात्रा। यहीं पर प्राकृतिक नियमों का अध्ययन हमें ले आता है। इन नियमों के विचारकों ने, चाहे वे आध्यात्मिक भाषा में बोले हों या मनोवैज्ञानिक, जीवन को संपूर्ण बनने की प्रक्रिया माना। विशेषकर कार्ल गुस्ताव जोंग, स्विस साइकेट्रिस्ट एंड साइकोएनालिस्ट के कार्य इस प्रक्रिया को किसी मानसिक बीमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक रासायनिक परिवर्तन के रूप में देखते हैं। तब रिश्ता केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं रह जाता, वो एक भट्टी बन जाता है, एक पवित्र प्रयोगशाला जहां हमारे मन की कच्ची सामग्री गर्म होती है, हिलती है और बदलती है। युंग एक अद्भुत वृत्त के दर्शन का वर्णन करते हैं जो सुनहरे आकाश में दिखाई देता है। एक छोटा नीलम रंग का वृत्त जो एक बड़े सुनहरे वृत्त पर घूमता है। वे इसे दो अलग प्रणालियों के रूप में देखते हैं, एक सुनहरी, दूसरी नीली। सुनहरा वृत्त संपूर्णता, आत्मा और उस गहरे आंतरिक क्रम का प्रतीक है जिसकी हम सभी खोज कर रहे हैं। नीला वृत्त हमारा व्यक्तिगत जीवन है, हमारे रिश्ते, संघर्ष और व्यक्तिगत यात्रा। रिश्ता उस चक्र की तरह है जो दिव्य व्यवस्था के ऊपर घूमता है और हमें हमारी व्यक्तिगत वास्तविकता और संपूर्णता के बीच टकराव का सामना कराता है। मंडल का दर्शन, पूर्णता का वृत्त इस कार्य की केंद्रीय छवि है। युंग के लिए मंडल आत्म का प्रतीक था, एक एकीकृत मन का चित्रण। रिश्ता तब केवल साथ रहने की जगह नहीं रहता, वह पारस्परिक रूपांतरण का स्थान बन जाता है। हर साथी दूसरे के मंडल का एक हिस्सा होता है, लेकिन यह प्रक्रिया सरल नहीं है। परछाई का विरोधाभास यही है कि वही चीज जो हमें सबसे अधिक पीड़ा देती है, वही हमारी पूर्णता की कुंजी भी होती है। अपनी परछाई को एकीकृत करना जहर को दवा में बदलने जैसा है। अपने साथी में दिखने वाली अव्यवस्था को देखकर यह कहना, हाँ, यह मेरे भीतर का वह हिस्सा है जो अराजकता से डरता है, मुझे उससे मित्रता करनी होगी। एकीकरण का कार्य, परछाई द्वारा नियंत्रित होने से लेकर उसके साथ काम करने तक का सफर जीवन भर का अभ्यास है। इसके लिए निर्णय से जिज्ञासा की ओर बढ़ना पड़ता है। पहला कदम केवल देखना है। जब आप कोई असंगत भावनात्मक प्रतिक्रिया महसूस करें, रुक जाइए, प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस ध्यान दीजिए, सांस लीजिए, स्वयं से पूछिए, ये भावना वास्तव में किस बारे में है? हो सकता है कि क्रोध के पीछे गहरा दुख हो, निराशा के पीछे भय हो। अगला कदम है पूछताछ। ये एक आध्यात्मिक जासूस का कार्य है। आप इसे डायरी लिखकर या ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, जब तुमने एक्स किया मुझे वाई महसूस हुआ, शायद इसलिए क्योंकि मेरे भीतर का जेड हिस्सा डर गया। आप दोष नहीं दे रहे, आप अपने भीतर की दुनिया का नक्शा साझा कर रहे हैं। तीसरा कदम सबसे कठिन है, स्वीकार करना। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने दबाए गए हिस्सों को विनाशकारी ढंग से बाहर निकालें। इसका अर्थ है उनके लिए एक परिपक्व और सचेत अभिव्यक्ति खोजना। यदि आपने अपने क्रोध को दबाया है, तो शायद आपको स्वस्थ सीमाएं बनाना सीखना होगा। यदि आपने अपनी संवेदनशीलता को दबाया है, तो शायद आपको अपने साथी के साथ अपना डर साझा करना सीखना होगा। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने परछाई के एक हिस्से को प्रकाश में ला रहे होते हैं। धीरे धीरे आपके और आपके साथी के बीच की जगह बदलने लगती है। वह अब आपके अस्वीकार किए गए हिस्सों का युद्ध क्षेत्र नहीं रहती, वह एक आश्रय बन सकती है। प्रोजेक्शन कम होने पर रिश्ता गहरा होता है। आपका साथी अब केवल आपके आंतरिक नाटक की स्क्रीन नहीं रहता, वह अपनी स्वतंत्र आंतरिक दुनिया वाला एक वास्तविक व्यक्ति बन जाता है। झगड़े समाप्त नहीं होते, लेकिन उनका रूप बदल जाता है। वे आरोपों से कम और निमंत्रणों से अधिक भरे होते हैं। तुम बहुत ठंडे हो की जगह
मैं अपने भीतर ठंड महसूस कर रहा हूं। क्या तुम मेरी गर्माहट खोजने में मदद कर सकते हो? जैसा संवाद जम लेता है, ध्यान दूसरे को बदलने से हटकर स्वयं को समझने पर आ जाता है। अंततः लक्ष्य एक ऐसा परिपूर्ण रिश्ता नहीं है जिसमें कोई परछाई न हो। ऐसा रिश्ता अस्तित्व में नहीं है। लक्ष्य ऐसा रिश्ता है जिसने अपने परछाई के साथ नृत्य करना सीख लिया हो। ऐसा रिश्ता जहां दोनों साथी जानते हों कि दूसरा व्यक्ति हमेशा एक दर्पण रहेगा, लेकिन वे अब उस प्रतिबिंब को देखने से नहीं डरते। शायद तब असली कार्य केवल इतना है, जिज्ञासु बने रहना, अपने सामने वाले व्यक्ति को किसी समस्या की तरह नहीं बल्कि स्वयं को गहराई से जानने के एक पवित्र निमंत्रण की तरह देखना। अगली बार जब किसी रिश्ते में आपकी प्रतिक्रिया अत्यधिक और असंगत लगे, बिना निर्णय किए स्वयं से पूछिए, मेरे भीतर का कौन सा हिस्सा इस प्रतिक्रिया के माध्यम से बोल रहा है? वह मुझे क्या बताना चाहता है?